अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी विद एहसान। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंथी भी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हमारे काफ़ी लेंथी जाने वाले थे, 40 मिनट्स प्लस हो। तो आज हमारे पास शायद जो लेक्चर हो या तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो या एक ही पार्ट में हो, लेकिन जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ HIV। लाइफ साइकिल ऑफ HIV कि हमारे पास जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, HIV जो वायरस है, इसका लाइफ साइकिल क्या है। क्योंकि HIV हमें पता है एड्स काज करता है। क्या काज करता है? HIV हमारे पास एड्स काज करता है। एड्स एक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक बीमारी है, इसके लिए हमारे पास अलग लेक्चर होगा, हम एड्स को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एड्स में देखो, तुम लोगों ने सुन रखा है कि एड्स वो बीमारी, ये बीमारी है, फला फला, बड़ी अजीब सी बीमारी है ठीक है। लेकिन उसको काज करने वाला वायरस क्या है? HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा वायरस, क्या एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिसिट कर दे, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर दे, वीक कर दे, वो वायरस, उसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। बड़ा ही अजीब वायरस है। लेंटी वायरसेस के अंदर इनके क्लास है जिसको हम बोलते हैं रीट्रो वायरसेस। कौन से? रीट्रो वायरसेस। इस रीट्रो वायरसेस से ताल्लुक है HIV का। क्या है हमारे पास? रीट्रो वायरस है हमारे पास HIV। रीट्रो वायरस कौन से वायरसेस होते हैं? ऐसे वायरसेस जिसका जीनोम RNA होता है, जिसका जीनोम क्या होता है? RNA होता है, लेकिन वो एक ऐसे जीनोम को इफेक्ट करते हैं जो DNA वाले होते हैं, और DNA में जाने कन्वर्ट होने के लिए वो RNA को कम्प्लीमेंट्री DNA में कन्वर्ट करते हैं। रिट्रोवायरसेस क्या करते हैं? वो आरएनए को कम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। किसी और लेक्चर में जब हम डीएनए के बारे में देखेंगे तब हम ये डिफरेंस देखेंगे कि डीएनए में और कम्प्लीमेंट्री डीएनए में क्या फर्क है। लेकिन होता हमारे पास ये भी डीएनए है। तो आरएनए को कम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करने वाले वायरसेस क्या है? रिट्रोवायरसेस है। तो अगर रिट्रोवायरसेस का ही एक हमारे पास एचआईवी है, तो इट्स मीन कि एचआईवी के अंदर भी बेसिकली आरएनए कन्वर्ट होगा किसमें? डीएनए में। आरएनए किसमें कन्वर्ट होगा? डीएनए में। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो 1984 और 86 के बीच जो है, कंफर्म 1984 से 1986 के बीच हमारे पास ये डिस्कवर हुआ था, और इसकी वजह से जो मोंटेगनर और सिनुसाई है उसको नोबेल प्राइज दिया गया था 2008 में। तो ये इसकी हिस्ट्री ये पढ़ने से पता चल जाता है, ठीक है। बाकी जब हम हिस्ट्री पे इसका लेक्चर होगा तब उसको हम तसल्ली से देखेंगे। लेकिन HIV का आज हम लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं, और लाइफ साइकिल से पहले हमारे पास जरूरी है कि हमें HIV के स्ट्रक्चर का पता हो। जब हमें स्ट्रक्चर का पता हो तो फिर वो किस किस स्टेजेस से गुजरता है वो भी हमें पता चल जाएगा। और हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें ये बात की थी कि जनरल वायरस का के लिए लाइफ साइकिल के लिए कौन कौन से स्टेजेस का होना जरूरी है, कौन कौन से स्टेजेस को वो कवर करेगा, उसके बाद उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा। तो तकरीबन वही स्टेजेस यहाँ पर रिपीट होने वाले हैं। कौन से? हमने एक उसके लिए निमोनिक भी डिवाइस किया था कि अ पर्पल एप्पल माइट रेडन, वो इससे याद है ना, अटैचमेंट वाला, फिर पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, रेप्लिकेशन, उसके बाद फिर क्या था? एप्पल दोबारा से तो असेंबली, और फिर उसके बाद रिलीज। तो ये कुछ जो हमारे पास मैच्योरेशन और रिलीज, तो वही हमारे पास स्टेजेस यहीं पे होंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को, और किसके? स्ट्रक्चर ऑफ HIV को, उसको हमें सबसे पहले समझना है। उसके बाद हम जाएंगे उसके लाइफ साइकिल की तरफ। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो HIV होता है वो हमारे पास होता है स्फेरिकल शेप में। क्या होता है हमारे पास? पहली बार स्फेरिकल वायरस होता है, मतलब गोल गोल मटोल होगा, डोलू सा होगा, पप्पू सा होगा, लेकिन स्फेरिकल होगा, गोल मटोल होगा। स्फेरिकल वायरस है। उसके बाद ये जो वायरस है ये इन्वेलप्ड होता है। इन्वेलप्ड का मतलब क्या है कि इसके बाहर एक लिपिड बाइलेयर जो कि ये होस्ट हासिल करेगा। हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में ये बात डिस्कस की थी कि इन्वेलप कहाँ से आता है। जिन वायरसेस में इन्वेलप होता है वो इन्वेलप बेसिकली कहाँ से आएगा? वो बेसिकली आएगा होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इनके गिर्द भी हमारे पास इन्वेलप होगी लिपिड बाइलेयर की। तो यहाँ से दूसरी बात पता चल गई कि हमारे पास वायरस क्या है? ये इन्वेलप वायरस है। कौन सा वायरस है? इन्वेलप वायरस है। अब ये इन्वेलप वगैरह जब हम इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें चीज सारे डिस्कस हो जाएंगे। ये इन्वेलप वायरस है, स्फेरिकल वायरस है। फिर हमने क्या बात की थी कि कोई भी वायरस हो उसका एक कोर होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, उसके गिर्द एक कोट होगा जो कि कैप्सोमर्स का बना होगा, और उसके साथ कुछ बाज में एंजाइम्स होते हैं, बाज में नहीं होते, और फिर मैट्रिक्स प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अगर ये इन्वेलप वायरसेस है तो इन्वेलप वायरस के अगर बीच में हम बात करें तो इनका एक कोट होगा जो कि बुलेट शेप होगा। कौन सा शेप होगा इसका? बुलेट शेप, मतलब गोली की शेप की तरह का इसका एक वायरल कोट होगा। ये मैं बना रहा हूँ इसको ऐसे,
अंदर एक कोड है जो कि, और ये थोड़ा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स इन द सेंस कि हमने कहा कि कैप्सिड या आइकोसाहेड्रल होते हैं या हमारे पास हेलिकल होते हैं। ये कम्प्लेक्स है, ये आइकोसाहेड्रल भी थोड़ा बहुत शो करता है, थोड़ा बहुत हमारे पास हेलिकल को भी शो करता है। तो इसका जो कैप्सिड है वो ना तो प्रॉपर हेलिकल है ना ही प्रॉपर आइकोसाहेड्रल है, बल्कि बुलेट शेप हो जाता है, कोन शेप हो जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, बुलेट शेप्ड, क्या कहेंगे हम, बुलेट शेप्ड या फिर कोन शेप्ड क्या चीज है, कैप्सिड। कैप्सिड इसका क्या है, कोन शेप या फिर बुलेट शेप इसको कहो। फिर इसमें ये कैप्सिड जिन प्रोटीन से बना हुआ है, ये कैप्सिड जिन प्रोटीन से बना हुआ है उसको बोलेंगे कैप्सिड प्रोटीन्स। उसको क्या बोलेंगे हम, कैप्सिड प्रोटीन्स। ये कैप्सिड में ये देखो ना कैप्सोमार्स है, ये जिन प्रोटीन से बना है उनको कहते हैं कैप्सिड प्रोटीन्स या इन शॉर्ट CA इसको कहा जाता है। ठीक हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास कैप्सिड प्रोटीन्स। अब हम कहते हैं कि वायरस के कैप्सिड के अंदर होगा जीनोम, तो इसके भी अंदर होगा जीनोम, लेकिन कौन सा जीनोम होगा, यहाँ पे होगा RNA। यहाँ पे क्या होगा, इनका जो जीनोम की अगर बात करें, HIV के जीनोम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर होगा RNA, मतलब DNA नहीं है। HIV हमारे पास RNA है, लेकिन RNA कौन से वाला, ये बात याद रखना, RNA कौन से वाला, RNA हमारे पास है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। क्या है हमारे पास, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में ये बात हमने डिस्कस की थी कि पॉजिटिव सेंस सिंगल RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में क्या फर्क है। तो क्या फर्क है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वो वाला RNA होगा जिससे डायरेक्टली कोई प्रोटीन बन जाए, कोई प्रोटीन बन जाए, या वो RNA जो कि एज अ मैसेंजर RNA काम करेगा। क्या काम करेगा, एज अ मैसेंजर RNA काम करेगा, उसको कहेंगे हम पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। पॉजिटिव सेंस क्या होगा, ऐसे RNA जो कि एज अ मैसेंजर RNA काम करें, या फिर ऐसे RNA जिनसे डायरेक्ट प्रोटीन ट्रांसलेट हो सके, वो होगा पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो अगर कोई हमारे पास इसका जीनोम में पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, सो इसको रेप्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसको प्रोटीन बनाने की जरूरत हुई तो डायरेक्ट इसी को ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाई जा सकती है। इनको कहेंगे पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। दूसरा हमारे पास नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था। तो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA क्या होगा कि वो मैसेंजर RNA का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब उससे डायरेक्ट हमारे पास प्रोटीन्स नहीं बन सकती। नेगेटिव सेंस से हमें डायरेक्ट जो है वो प्रोटीन्स नहीं बन सकती, बल्कि जो मैसेंजर RNA होते हैं जिनसे प्रोटीन बन सकती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होगा। वो क्या होगा, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। उसको मैंने हम कैसे करेंगे इसको, कि हमारे पास बिलफर्ज ये दो स्ट्रैंड्स है, ये क्या हमारे पास दो स्ट्रैंड्स है, ये एक स्ट्रैंड है, अगर इसको क्या करें, इसको मैं कहता हूं कि ये TATCGA ये है, और इसके साथ हमारे पास एक ये स्ट्रैंड है, अगर इसके अपोजिट क्या होगा, ATAGC और T। ये हमारे पास एक DNA है। ट्रांसलेशन की हम बात करें, हम यहाँ पे इसको समझेंगे। ये हमारे पास एक DNA है, तो इस DNA का एक जो स्ट्रैंड होगा वो एज अ कोडिंग सेंस यूज करेगा, मतलब यहाँ से मैसेंजर RNA जब बनते हैं ये थोड़ा अलग होते हैं। बिलफर्ज ये वाला जो है ये अलग हो गया, यहाँ पे ये वाला हमारे पास यहाँ पे अलग हो गया, ATAGCT, ऐसा ही है। अब अगर इसका मैसेंजर RNA बनेगा, बिलफर्ज ये हमारे पास स्ट्रैंड है, एक कोडिंग स्ट्रैंड है जिससे हमारे पास मैसेंजर RNA बनेगा। तो इसका मैसेंजर RNA क्या बनेगा, ए के ऑपोजिट क्या आता है, थायमीन। थायमीन, लेकिन थायमीन जो है वो RNA में नहीं होता, तो उसके ऑपोजिट क्या आएगा, यूरासिल। फिर T के ऑपोजिट A, फिर A के ऑपोजिट U, फिर G के ऑपोजिट C, C के ऑपोजिट G और T के ऑपोजिट A। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रैंड बनेगा जो कि पॉजिटिव सेंस RNA होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर RNA इसको यहाँ पे कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट हमारे पास कोडिंग सेंस वाला या कोडिंग स्ट्रैंड है, कि यही हमारे पास जाएगा राइबोसोम्स के पास, और यहाँ से डायरेक्ट क्या बनेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास बनेंगे क्या चीजें, प्रोटीन्स। यहाँ से डायरेक्ट क्या बनेगी, प्रोटीन। अब नेगेटिव सेंस क्या होगा, नेगेटिव सेंस इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA कैसा होगा, U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, A। ठीक है, A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, U। क्योंकि RNA की बात करें, DNA में तो वो T है, लेकिन RNA के कॉम्प्लीमेंट्री में A क्या कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, U आएगा। फिर U का कॉम्प्लीमेंट्री A, फिर C का कॉम्प्लीमेंट्री G, G का C, और A का दोबारा से क्या आएगा, एक आएगा U। ऐसा ही है। तो अब देखो ये भी तो एक स्ट्रैंड है, RNA का ये भी तो एक स्ट्रैंड है, लेकिन ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, इससे डायरेक्ट प्रोटीन्स बन रही है। अगर ये जाएगा तो इससे डायरेक्ट प्रोटीन्स नहीं बनेगी, इससे डायरेक्ट प्रोटीन्स नहीं बनेगी, बल्कि ये पहले कन्वर्ट होगा इसमें, उसके बाद उससे प्रोटीन्स बनेगी। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये हमारे पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, और ये वाला स्ट्रैंड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जो कि डायरेक्ट प्रोटीन्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता।
तो यहाँ पर ये चीज मैंने क्यों एक्सप्लेन की, ताकि HIV हमारे पास इंपॉर्टेंट है। HIV हमारे पास RNA जीनोम है, इसका मतलब इसके जीनोम के अंदर RNA है, लेकिन कौन सा RNA है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एक बात कि इसके अंदर RNA है, फिर RNA के दो स्ट्रैंड्स हैं। RNA की क्या है, मतलब एक सेंस, एक पॉजिटिव सेंस और दूसरा पॉजिटिव सेंस। तो RNA के कितने स्ट्रैंड हुए, यहाँ पे अगर HIV का जीनोम हम देखें तो वहां पे RNA के दो स्ट्रैंड्स हैं। RNA के क्या है, दो स्ट्रैंड्स हैं। अब बाज जो बुक्स हैं उसमें इसको डबल स्ट्रैंडेड RNA कहा गया, बाज बुक्स में इसको क्या कहा गया, डबल स्ट्रैंडेड, और इस वजह से कहा गया कि इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं RNA के, जो कि बात टोटली गलत है। ये डबल स्ट्रैंडेड RNA ही नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही है, लेकिन उसके दो स्ट्रैंड्स है। अब डबल स्ट्रैंडेड RNA और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में बहुत बड़ा फर्क है। डबल ये कब होगा, ये एक RNA है, ये एक RNA, और ये आपस में क्या बना ले, बांड बना ले, तो ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड RNA हो जाएगा। लेकिन वहां पे ये सीन नहीं है, ये अलग है और वो अलग है, ये स्ट्रैंड अलग है, ये स्ट्रैंड अलग है, दो स्ट्रैंड्स हैं लेकिन डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। कुछ बुक्स में ये बात लिखी है जो टोटल गलत बात है। डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, बल्कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के दो स्ट्रैंड्स हैं। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के दो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, दो स्ट्रैंड्स हैं। तो इस दो स्ट्रैंड्स की वजह से इसको डिप्लॉयड जीनोम बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैंड्स कितने हैं, दो। तो दो स्ट्रैंड्स की वजह से जो HIV का जीनोम है वो डिप्लॉयड RNA है। वो क्या हमारे पास डिप्लॉयड RNA है। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करना है तो डिप्लॉयड RNA है मतलब दो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के स्ट्रैंड्स है, मतलब एक ये स्ट्रैंड, ये भी पॉजिटिव सेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंस है, ये दो स्ट्रैंड्स होंगे वहां पे। डबल स्ट्रैंडेड RNA ये नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड RNA टोटल अलग क्लास में आ जाता है, वो इस क्लास में नहीं आ सकता। तो ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के दो स्ट्रैंड्स हैं, सही हो गया। उसके बाद अब ये देखो, तो हमने बात कर ली जीनोम की, इसका जो जीनोम होता है वो डिप्लॉयड होता है, लेकिन इसमें भी जो एक हमारे पास स्ट्रैंड होगा वो एज अ जीनोम एक्ट करेगा, एक वैसे उसने रिजर्व के तौर पे रखा होता है। तो इसकी वजह से इसको डिप्लॉयड की जगह सूडो डिप्लॉयड भी कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे इसको क्या कहा जाता है, सूडो डिप्लॉयड, मतलब वो प्रॉपर डिप्लॉयड नहीं है। प्रॉपर डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है कि ये भी जीनोम में इन्वॉल्व होगा, ये भी जीनोम जो जितना भी जीनोम से रिलेटेड काम होगा उसमें इन्वॉल्व होगा, लेकिन HIV का एक स्ट्रैंड जो है वो उसी से हमारे पास कम्प्लीमेंट्री DNA बनते हैं। दोनों स्ट्रैंड से दो कम्प्लीमेंट्री DNA नहीं बनते, बल्कि एक ही स्ट्रैंड है जो कि रिवर्स ट्रांसक्राइब होता है, उसको हम आगे लेफ्ट साइकिल में देखेंगे। इसकी वजह से उसको सूडो डिप्लॉयड कहें तो ज्यादा बेहतर बात है एज कम्पेयर टू डिप्लॉयड। लेकिन डिप्लॉयड कहना भी कोई गलत बात नहीं, लेकिन फिर साथ में ये एक्सप्लेन करना है कि उसमें से एक हमारे पास वर्किंग होगा, एक नहीं होगा। प्रॉपर इसके लिए अगर टर्म यूज करनी है हायर लेवल पे तो वो सूडो डिप्लॉयड है, वो क्या हमारे पास सूडो डिप्लॉयड है। ये बात भी हो गई कि इसके अंदर जीनोम जो होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर जीनोम होता है मेरे बच्चों डिप्लॉयड, कौन सा, सूडो डिप्लॉयड, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद थोड़ा प्रोटीन की अगर बात करें तो इस RNA को, अब देखो मैंने कहा ना कि डिप्लॉयड, इसको डबल स्ट्रैंडेड नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये आपस में है तो आपस में बांड बना सकते हैं, लेकिन बांड बनाने नहीं देता वायरस का जो स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि इसके गिर्द दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनके गिर्द कुछ प्रोटीन्स होती है जो कि इन RNAs को क्या कर रही है, क्या कर रही है, हमारे पास से प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ प्रोटीन्स इसके गिर्द होंगी, कुछ प्रोटीन्स इसके गिर्द होंगी, मतलब ये दोनों जो हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं इनके गिर्द प्रोटीन्स होंगी, उनकी गिर्द क्या होंगी, प्रोटीन्स होंगी, जो कि उस RNA को, उस जीनोम को प्रोटेक्ट कर रही होती है। देखो इस हवाले से भी ये कॉम्प्लेक्स है कि एक प्रोटीन तो ये बाहर है जो कोड की फॉर्म में, एक उस जीनोम के बाहर भी, मतलब ये सारे को छोड़ के उसके अंदर भी इसकी कुछ प्रोटीन्स होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स, सही हो गया। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन NCA। एक हमारे पास CA होता है कैप्सिड प्रोटीन, जो कि ये कैप्सिड बना रही है, ये अलग है। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन यहाँ पे अलग है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन यहाँ पे ये जो RNA के स्ट्रैंड्स है उनके गिर्द उनके साथ जुड़ी होंगी। एक बात, दूसरी बात ये कि इसके अंदर ये ऐसे वायरसेस हैं जिसके अंदर ये अपने कुछ एंजाइम के साथ लेकर आते हैं। ज्यादातर वायरसेस जो है उनमें एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन ये अपने साथ कुछ एंजाइम्स भी लेकर आएंगे। 3 तरह के एंजाइम्स होंगे, वो भी कैप्सिड के अंदर, 1 2 और 3 तरह के इसके अंदर क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे। एक एंजाइम होता है हमारे पास, उसको कहेंगे, एक ये हो गया, एक एंजाइम ये हो गया, एक एंजाइम ये हो गया। स्फेरिकल है, इनवैल्यूड है, बुलेट शेप, इसका कैप्सिड है। कैप्सिड जिन प्रोटीन्स का बना है उसको कैप्सिड प्रोटीन्स बोलते हैं। जीनोम इसका क्या है, डिप्लॉयड है, RNA वाला है, लेकिन पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 स्ट्रैंड है। न्यूक्लियोकैप्सिड वो प्रोटीन्स होगी जो कि RNA की गिर्द RNA को प्रोटेक्ट कर रही होगी कैप्सिड प्रोटीन्स के अलावा। इसके अलावा भी हमारे पास 3 इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम हमारे पास है जिसको कहा जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, आगे हम इसको डिस्कस करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
अब इस एंजाइम का काम क्या होगा, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होता है कि ये जो वायरल आरएनए है, ये जो वायरल आरएनए है, इस आरएनए को कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कंप्लीमेंट्री डीएनए में। क्यों डीएनए में कन्वर्ट करना है? क्योंकि एचआईवी इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को। किसको इन्फेक्ट करता है? ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। अब ह्यूमन का जीनोम डीएनए है, तो फिर उसको इंटीग्रेट करने के लिए, उसको जुड़ने के लिए, उसको न्यूक्लियस तक पहुंचने के बाद और हमारे जीनोम में एंटर होने के लिए डीएनए बनना जरूरी है। आरएनए के फॉर्म में वो हमारे जीनोम में नहीं रह सकता। हमारे जो आरएनए न्यूक्लियस एंजाइम्स है वो उसको खत्म कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे उसकी, तो वो कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट होगा। कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद हो जाएगा हमारे न्यूक्लियस में और हमारे जीनोम में इंटीग्रेट करेगा। लेकिन वो आरएनए को डीएनए कंप्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए कौन से एंजाइम यूज करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो 3 एंजाइम्स है, जिसके अंदर पहला क्या है हमारे पास? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा एंजाइम देखो, अभी यहीं से अगर ये कंप्लीमेंट्री डीएनए बन गया तो फिर इस कंप्लीमेंट्री डीएनए को ह्यूमन के जीनोम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या करेंगे? एक एंजाइम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एंजाइम की जरूरत होती है जो इंटीग्रेट करे वायरल डीएनए को ह्यूमन के डीएनए के साथ। उस एंजाइम को कहेंगे हम इंटीग्रेज। उस एंजाइम को क्या कहेंगे? वायरल इंटीग्रेज एंजाइम। तो एक एंजाइम हमारे पास क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक एंजाइम हमारे पास हुआ इंटीग्रेज एंजाइम। 2 एंजाइम। एक हमारे पास होता है प्रोटीएज एंजाइम। तीसरा एंजाइम हमारे पास क्या होता है? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम जो ना बेसिकली इसका काम क्या है? इसका काम होता है प्रोटीन को काटना, प्रोटीन को अलग अलग कर देना, उसको काट देना। लेकिन इस प्रोटीन का काम कब होगा? जब हमारे पास नए वेरिएंट्स बनेंगे एचआईवी के। लाइफ साइकिल में इस चीज को देखेंगे तो असेंबली के दौरान हमारे पास ये बड़ी बड़ी प्रोटीन्स बन जाती है वायरल एंजाइम्स की, तो फिर उसको अलग-अलग किया जाता है। तो वो प्रोटीन्स के बड़ी बड़ी रस्सियों को काटने के लिए एज अ छुरी इस्तेमाल होती है प्रोटीएज एंजाइम। तो वायरस के अंदर, जो एचआईवी वायरस के अंदर स्फेरिकल है, एनवेलप्ड है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कैप्सिड होता है, जिसके अंदर कैप्सिड प्रोटीन्स होंगी जो कैप्सिड प्रोटीन्स का बना हुआ है। फिर इसका जीनोम होता है, वो कैसा होता है वो भी हमने पढ़ लिया। जीनोम के गिर्द कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स कहेंगे। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट हैं। कितने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं इस कैप्सिड के अंदर? 3। एक हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। एक हमारे पास इंटीग्रेज एंजाइम है। इंटीग्रेज के एंजाइम का काम होता है उसको जो वायरल कंप्लीमेंट्री डीएनए होता है उसको वो जोड़ेगा किसके साथ? एचआईवी जो ह्यूमन जीनोम के साथ। और तीसरा प्रोटीएज है। प्रोटीएज का काम सबसे आखिर में होता है, हम जब लाइफ साइकिल में है उसको स्टडी कर लेंगे। ये तो स्ट्रक्चर है। इसके अलावा देखो, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ जनरल वायरसेस देख रहे थे कि अगर कोई वायरस इन्वेलप्ड है, कोई वायरस क्या है? इन्वेलप्ड है। अगर वो इन्वेलप्ड है तो फिर कैप्सिड का है और उस इन्वेलप के बीच में कुछ वायरल प्रोटीन्स होंगी जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम? ऐसी प्रोटीन्स होती हैं किसके? ऐसे बना रहा हूं, ये प्रोटीन्स होती हैं। इन प्रोटीन्स को बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन्स। इनको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स प्रोटीन्स। ये भी कहाँ होती हैं? ये हमारे पास होती हैं एचआईवी के अंदर। कहाँ पे होती है? एचआईवी के अंदर। और इन मैट्रिक्स प्रोटीन्स का काम क्या होता है? इन मैट्रिक्स प्रोटीन्स का काम होता है कि ये जो अपने साथ लिपिड बाइलेयर लाए हैं, ये जो इन्वेलप लाए हैं, इसको और कैप्सिड को आपस में जोड़े रखना। आपस में क्या करना? जोड़े रखना। तो वो जोड़ने के लिए क्या होंगे? कैप्सिड और इन्वेलप के बीच में कुछ प्रोटीन्स होंगी जिसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स प्रोटीन्स। जिसको क्या बोलेंगे हम? मैट्रिक्स प्रोटीन्स। इसके अलावा और क्या रह गया? इसके अलावा रह गया हमारे पास वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स। कि अगर ये वायरस है तो ह्यूमन के सेल के साथ अटैच कैसे होगा, उसके लिए इसके पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। वो प्रोटीन्स होती हैं, वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स होती है, जिसको हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस करना है। वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स इन द केस ऑफ एचआईवी उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स, जीपी इसको कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स 120। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोप्रोटीन 120। इसको और से समझो, इन शॉर्ट इसको कहा जाता है जीपी 120। ठीक है। अब जीपी 120 या इस चीज को समझो कि ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास हीट्रो ट्राइमर। हीट्रो क्या है? ट्राइमर है। ट्राइमर का मतलब कि इसमें 3 तरह की 3 डिफरेंट चीजें होंगी। कैसे? मैं बताता हूँ। हम इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे। कहाँ पे ड्रा करें? यहीं पे ड्रा कर लेते हैं। एक हमारे पास ऐसे ट्राइमर होगा जिसका एक हेड होगा और वो एक ऐसे नीचे की तरफ आया होगा। एक हमारे पास ये होगा। एक हमारे पास ये वाला है, ये भी इस तरह से नीचे आया हुआ है। एक हमारे पास इस तरह के एक और होगा, वो मतलब एक स्पाइक सी बना लेंगे। 3 इसके ये नीचे आए हुए हैं। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? एक 2 ये 3। तो हेट्रो ट्राइमर, वो तीनों आपस में डिफरेंट होंगे। हेट्रो ट्राइमर है एज अ स्पाइक, मतलब वो ये सेल जो इनवेलप से उससे बाहर निकला होता है। क्या हुआ होता है? उस इनवेलप से बाहर निकला हुआ होता है। इसको क्या बोलेंगे? जीपी स्पाइक्स बोलते हैं। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? स्पाइक्स बोलते हैं, जीपी स्पाइक्स बोलते हैं। तो ये इस वायरस के ऊपर लगे होंगे ऐसे। इसको मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है। इन शॉर्ट ये ऐसे इसके ऊपर लगे होंगे।
सही हो गया? क्या होंगे? ऐसे इसके ऊपर, इस एनवेलप के ऊपर लगे होंगे। हर वायरस में वायरस अटैचमेंट प्रोटीन्स होती है। अगर कोई नेकेड वायरस हो तो फिर कैप्सिड के ऊपर लगे होंगे। जरूरी नहीं कि ये स्ट्रक्चर हो, किसी और फॉर्म में होंगे, लेकिन वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स होंगी। अब नाम से पता चल रहा है कि ये वाली प्रोटीन जो है ये अटैच करेंगी ह्यूमन जो HIV को ह्यूमन के सेल्स के साथ। किसके साथ? ह्यूमन के सेल्स के साथ ब्लेंडिंग में ये वाली चीज हेल्प करती है। सही है? इसके ये तीन हमारे पास क्या है, ये चीजों को याद रखो क्योंकि आगे हमने इसको डिस्कस करना है। ये हमारे पास हेटेरोट्राइमर है जिसमें ये जो बाहर वाला यूनिट है, ये जो बाहर ऐसे आया हुआ है छतरी की तरह, इस वाले को कहते हैं सरफेस यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? सरफेस यूनिट। SU इसको स्टार्ट में कहते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? 120। ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है। इसको कहेंगे, ये जो सरफेस वाला है इसको ग्लाइकोप्रोटीन 120 या स्पाइक कहा जाता है। एक ये वाला टेल है, ये हमारे पास जो पोर्शन है, ये नीचे ये पोर्शन बेसिकली हमारे पास एम्बेडेड होता है उस एनवेलप के अंदर, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, अंदर घुसा होता है। जैसे कील है, वो अगर कील पे ठोकते हैं तो कील अंदर चली जाती है लकड़ी में और बाहर जो उसका सिरा है वो रह जाता है। तो इसी तरीके से ये बाहर इसका रहा इधर होगा और ये वाला जो पार्ट है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का पार्ट होगा। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब क्या? ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होगा। इस वाला, इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर इसको इन शॉर्ट बोलते हैं TMGP। और ये होगा GP41। ये क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन 41। और ये दोनों मिलकर बनते हैं जब इसकी रेप्लिकेशन हो रही होती है, या शुरू में जब एक बड़ा पॉलीप्रोटीन बनता है तो ये GP120 और GP41 जो है ये दोनों बनते हैं GP160 से। ग्लाइकोप्रोटीन 160 से बनते हैं, ये चीज याद रखो। ग्लाइकोप्रोटीन 160 मॉडिफाई होकर मैच्योरेशन के स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है आधा 120 GP में, जिस सरफेस यूनिट बनाते हैं, और आधा कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन यूनिट में, जिसको हम TMGP41 कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर बुक्स में कभी कभी GP120 या फिर ग्लाइकोप्रोटीन की जिक्र हुआ होता है, कभी नहीं हुआ होता, कभी दोनों का जिक्र हुआ होता है। तो इन चीजों को समझो। फिर इन दोनों का प्रिकर्सर जो है वो हमारे पास GP160 होता है। क्या होता है? हमारे पास GP160 होता है। तो यहाँ पे आके हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा एंड हो जाता है। ये जो हमारे पास प्रोटीन्स है, इनका काम क्या होगा? इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना, अटैचमेंट में हेल्प करना। HIV जो वायरस है उसको ह्यूमन के सेल के साथ अटैच करवाना। इसमें काम किसका है? इसमें काम है हमारे पास HIV का। क्या क्या किसका काम है? HIV का। तो अब हम शुरू करेंगे, हमें स्ट्रक्चर का पता चल गया। अब हम शुरू करेंगे इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल अब मुश्किल नहीं है, लाइफ साइकिल आसान है अगर हमें स्ट्रक्चर और उनकी चीजों का सही सही से पता हो। तो हम यहाँ से अब शुरू करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV। स्ट्रक्चर हो गया। अब लोग सोच रहे हैं कि सर ने तो कहा था कि हम टॉपिक शुरू करेंगे कौन सा? लाइफ साइकिल ऑफ HIV, और साथ में स्ट्रक्चर जो है वो बताना शुरू कर दिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ साइकिल ऑफ HIV को समझने के लिए। ठीक है? तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, बन चुका है। अब हम इसका लाइफ साइकिल जो है वो डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? लाइफ साइकिल। तो ये हमारे पास HIV वायरस है। ठीक है? बिल फर्स्ट ये हमारे पास एक सेल है, मैं यहाँ पे सेल बना रहा हूँ। हाँ, एक चीज और याद आ गई, HIV कौन से ह्यूमन के अंदर कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है? तो इनका जो मेन होस्ट है हमारे सेल्स के अंदर भी, वो भी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व एक सेल होते हैं जिसको बोलते हैं T4 सेल। क्या बोलते हैं? T4 सेल्स। अब ये जो T4 सेल्स है, इन T4 सेल्स को हेल्पर T सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्पर T सेल्स। अब ये हेल्पर T सेल्स क्या होंगे? ये हेल्पर T सेल्स हमारे पास बेसिकली इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं कि किस एंटीजन को किस तरीके से मारना है। क्या करना है? हेल्पर T सेल्स इम्यूनिटी में बॉडी को ये बताते हैं कि किस वाले एंटीजन को किस तरीके से मारना है। उसको साइटोटॉक्सिक किलर T सेल से मारना है, उसको एंटीबॉडी से मारना है, उसको मैक्रोफेजेस से मारना है, किस चीज से मारना है, तो उसमें हेल्प करते हैं हमारे पास हेल्पर T सेल्स। तो ये हेल्पर T सेल्स हमारे इम्यूनिटी में, हमारे व्हाइट ब्लड उसमें लिम्फेटिक टिश्यूज में ये वाले प्रेजेंट होते हैं इम्यूनिटी में। तो ये हमारे पास जो HIV है वो T सेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। टी सेल को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। टी सेल के अलावा ये मैक्रोफेजेस को भी इन्फेक्ट करता है, डेंड्राइटिक सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है, इवन कुछ ब्रेन सेल्स है उसको भी इन्फेक्ट करता है। लेकिन मेन इसका जो होस्ट है वो हमारे पास टी सेल है। और HIV हमारे पास होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब ये हर होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अगर HIV है वो बंदरों में मंकीज को इन्फेक्ट तो करेगा लेकिन वहां पे कोई डिजीज वगैरह काज नहीं होती। सो इट्स मीन कि HIV जो है वो ह्यूमन स्पेसिफिक है, वो होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब सिर्फ ह्यूमन में ही ये बीमारी काज कर सकता है। और ये खुद बीमारी काज नहीं करता,
बेसिकली हमारे पास ये हेल्पर टी सेल्स को मार देता है। क्या कर देता है? इस हेल्पर टी सेल्स को ये मार देता है। तो हेल्पर टी सेल्स अगर मर जाए तो इम्यूनिटी हमारी कमजोर हो जाती है। हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। फिर कोई भी बीमारी आएगी तो वो हमसे जाएगी नहीं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी फौज कमजोर है वहां पे। तो कोई बीमारी आएगी वो वहीं पर रहेगी, जाने का नाम नहीं लेगी। तो एक सिंड्रोम सा बन जाएगा जिसको हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये सारी बातें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब एड्स को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इतना पता है कि जो HIV है वो किसको इन्फेक्ट करता है? वो टी सेल को इन्फेक्ट करता है। किसको इन्फेक्ट करता है? टी सेल को। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम। एक टी सेल को मैं यहाँ पे ड्रा करने वाला हूँ। ये हमारे पास क्या है? एक टी सेल है। हमारे पास ये क्या है? एक टी सेल है। और इस टी सेल के ऊपर अभी एक टी सेल है, याद रखना। इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जीनोम पड़ा हुआ है, मतलब DNA पड़ा हुआ है। एक टी सेल है। ये वायरस आता है इसका लर्न करने के लिए। वायरस एंट्री ट्रांसमिशन के बहुत सारे तरीके हैं। ओरल भी है, एनल भी है, इसके अलावा ब्लड के थ्रू, एयर के थ्रू, कई कई तरीकों से ये जाएगा। लेकिन जैसे कि बॉडी के अंदर जाता है फिर ये अपने टारगेट तक पहुंचता है। टी सेल्स हर जगह नहीं होंगे, तो प्रॉपर लिम्फेटिक सेल्स में जाना पड़ेगा, लिम्फेटिक टिश्यूज में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर ये डेंड्राइट्स को जाना एज अ ट्रोजन हॉर्स यूज करते हैं। चुपके से हमारे टी सेल के पास पहुंचते हैं। वो एक अलग से कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना देखो, किसी ना किसी तरीके से ये जो HIV है वो टी सेल तक आ गया। तो इस टी सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स को कहा जाता है CD4 रिसेप्टर्स। क्या कहा जाता है? CD4 रिसेप्टर्स। और इस CD4 रिसेप्टर की वजह से इस टी सेल को आप कहेंगे T4 सेल्स। अब ये T4 सेल्स भी बेसिकली इसके ऊपर CD4 रिसेप्टर होता है, इसकी वजह से इसको T4 सेल्स भी बोलते हैं। तो इस CD4 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेगा हमारे पास ये GP120। ये GP120 क्या करेगा? ये आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। किसके ऊपर अटैच हो जाएगा? यहाँ अटैच होगा CD4 रिसेप्टर पे। जब ये CD4 रिसेप्टर पे अटैच होगा तो याद रखना, सिर्फ CD4 रिसेप्टर पे अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे आके ये मतलब रुक गया। ये क्या हो गया? रुक गया। यहाँ पे खुद अटैच हो गया, लेकिन ये एंट्री नहीं कर सकता। ये एंट्री नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इस चीज को देखो। GP120 यहाँ पे आके अटैच हो गई। एक मैं छोटा सा वायरस बना रहा हूँ और वो यहाँ पे आके अटैच हुआ पड़ा है। अब ये अगर यहाँ पे हमने देखा था ना वो जो स्पाइक्स का स्ट्रक्चर, तो उसमें ये जो 3 अंदर आए हुए थे, क्या जो 3 हमारे पास उसके पार्ट्स अंदर आए हुए थे, इसके अंदर एक और साइट होती है। इसके अंदर एक और साइट होती है। जब तक वो साइट एक्सपोज नहीं होगी तब तक ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन है ये अपना काम नहीं कर सकता। इस ट्रांसमेम्ब्रेन जो हमारे पास यूनिट का GP41 का जो काम होता है कि वो देखो ये 3 उंगलियां है ना, ये मैं ऐसे जोड़ के किसी चीज के अंदर घुसा देता हूँ, ठीक है। अब ये घुसी हुई है, तो अब ये तब खुलेंगी जब इसके अंदर कोई एक रिसेप्टर साइट है वो अगर ओपन होगा तो ये खुलेंगी। और जब ये खुलती है तो ये अपनी चीजों को, जो सेल मेम्ब्रेन को इधर कर देती है। क्या कर देती है? साइडों पे कर देती है, अंदर एक सुराख सा बन जाता है। तो बेसिकली ये वो जो पोर बनाने के लिए पेनिट्रेशन में हेल्प करती है ट्रांसमेम्ब्रेन। लेकिन ट्रांसमेम्ब्रेन को पेनिट्रेशन, ये पोर बनाने के लिए सिर्फ वायरस का CD4 रिसेप्टर पे अटैच होना जरूरी नहीं है। मैंने कहा था कुछ वायरसेस को रिसेप्टर के साथ साथ अटैचमेंट के लिए को रिसेप्टर्स की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक और रिसेप्टर जब तक उसके साथ बाइंड नहीं करेगा तब तक HIV अपना काम एंट्री नहीं कर सकता सेल के अंदर। यहाँ पे एक और रिसेप्टर होगा इसी टी सेल के ऊपर जिसको कहा जाता है CCR5। क्या कहा जाता है? CCR5। अब फर्स्ट ईयर के लेवल पे तो ये बहुत मतलब हाई लेवल पे हो जाएगा। BSc के लेवल पे ये चीज समझने वाली है। इसको क्या कहेंगे? CCR5, या फिर एक और इसके वेरिएंट है CXCR4। तो जब ये वायरस इसके साथ CD4 के साथ भी अटैच होगा और उसके बाद ये CCR5 के साथ भी अटैच होगा, तो इनके अंदर एक और जो जगह है, मतलब जैसे ये अटैच होगा ना, ये जो HIV है CD4 पे अटैच होगा तो ट्रांसमेम्ब्रेन के अंदर एक और साइट है जो कि एक्सपोज हो जाती है। उस साइट में अटैच होना होता है CCR5 के साथ। किसके साथ? CCR5 के साथ। मतलब ये एक हमारे पास HIV है, ये CD4 पे तो जुड़ गया, लेकिन इस CD4 पे जुड़ने के बाद यहाँ पे एक और साइट है जो कि एक्सपोज होगी। उस साइड फिर जुड़ेगा हमारे पास CXCR4 या फिर CCR5। तो जब ये ऐसे जुड़ जाएगा उसके बाद ट्रांसमेम्ब्रेन खुलेगी। तो तब तक ये दोनों नहीं जुड़ेंगे तब तक HIV एंट्री नहीं कर सकता। इसी वजह से कभी कभी अगर CCR5 म्यूटेटेड लोग हों तो वहाँ पे HIV इफेक्ट नहीं करता, वो जेनेटिक्स के लेवल पे चला जाए, उसको छोड़ दो। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे 2 रिसेप्टर इसको रिक्वायर है, एक CD4 रिसेप्टर, एक हमारे पास CCR5 रिसेप्टर। फर्स्ट ईयर के लेवल पे इतना पता होना चाहिए कि CD4 रिसेप्टर रिक्वायर है। उसके बाद अगर थोड़ा इसको एडवांस करें तो CXCR4 जो है वो भी साथ रिक्वायर होता है। जब इन दोनों के साथ जुड़ गया तो पहला हमारा काम हो गया। पहला काम HIV में क्या होता है? एड्सॉर्प्शन। क्या होता है? एड्सॉर्प्शन या फिर अटैचमेंट।
एडजॉर्प्शन या अटैचमेंट हो गई। अब इसके बाद होनी है पेनिट्रेशन। क्या होनी है? पेनिट्रेशन। मैंने क्या कहा था कि ये जो GP120 है, ये जो स्पाइक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो ट्रांसमेम्ब्रेन है वो ट्रांसमेम्ब्रेन ऐसे खुलेगा, और जब खुलेगा तो वो ट्रांसमेम्ब्रेन में ये जो मेम्ब्रेन है इसको भी थोड़ा सा BMA वायरस को बिलफर्ज यहाँ पे था, तो उस ट्रांसमेम्ब्रेन की वजह से ये वायरस में थोड़ी सी जगह बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जगह बन जाएगी। ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया, और यहाँ से अब ये वाले जो कैप्सिड है ये हो जाता है एक्सपोज। क्या हो जाता है? एक्सपोज हो जाता है। तो HIV क्या करता है, जैसे यहाँ पे सुराख बन गया, पेनिट्रेशन करेगा। पेनिट्रेशन के लिए क्या है, HIV अपना कैप्सिड इसके अंदर इंटर कर देगा। ये हमारे पास HIV का कैप्सिड था जो कि इसके अंदर आ गया। बाकी सारी चीजें बाहर रह गई, सिर्फ जो कैप्सिड है वो अंदर आ गया साइटोप्लाज्म में। कैसे आया? एंडोसाइटोसिस के थ्रू आया। कौन सी किसके थ्रू आया? एंडोसाइटोसिस के थ्रू आया। वो भी कौन सा? क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, उसके थ्रू आया। एक्सप्लेन में नहीं करेगा क्योंकि अगर मैं एंडोसाइटोसिस की तरफ निकल गया, खासतौर पर क्लैथरीन एंडोसाइटोसिस, तो फिर ये लेक्चर यहीं पर आ गया। तो कैप्सिड इंटर हुआ किसके थ्रू? क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू इंटर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे जब इंटर होगा तो इसमें थोड़ी चेंजिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? चेंजिंग शुरू होता है कि यहाँ पे अब हो गई, दूसरा काम हो गया हमारा, पेनिट्रेशन हो गई। क्या हो गया? दूसरा स्टेप हमारे पास पेनिट्रेशन का था, पेनिट्रेशन हो गई। पहला स्टेप अटैचमेंट, दूसरा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के बाद तीसरा स्टेप होगा अनकोटिंग। अनकोटिंग क्या है? इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी, और ये जो कैप्सिड के जो ये कैप्सिड प्रोटीन्स है, ये कौन से प्रोटीन्स है? CA प्रोटीन्स है ना, कैप्सिड प्रोटीन। ये कुछ कैप्सिड प्रोटीन जो है ये डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। क्या होना शुरू हो जाते हैं? डिग्रेड होंगे तो थोड़े से, पूरे नहीं, थोड़े से, मतलब थोड़ी सी जगह यहाँ से खुल जाएगी, थोड़ा सा ये डिग्रेड होगा। और जब इसकी डिग्रेडेशन हो रही होती है, क्या हो रही होती है? डिग्रेडेशन हो रही होती है, उस वक्त यहाँ पे एक और स्टेप होता है। यहाँ पे तीसरा स्टेप था अनकोटिंग। क्या है? अनकोटिंग। और अनकोटिंग अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता कि प्रॉपर्ली अनकोटिंग कैसे होती है, लेकिन इतना पता है कि पार्शली अनकोटिंग है। पार्शली अनकोटिंग का मतलब क्या होगा? अच्छा, तो पार्शली अनकोटिंग का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारे पास कैप्सिड प्रोटीन्स हैं ये पार्शली डिग्रेड हो जाएंगे, पार्शली इसमें थोड़ी सी जगह बन जाएगी। और इसी दौरान क्या होगा? इसी दौरान जो हमारे पास RNA का एक स्ट्रैंड है, ये क्या है? जो RNA का एक स्ट्रैंड है, इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये जो एक RNA का स्ट्रैंड है, उनमें से एक RNA उसकी इसके अंदर, याद रखना, किसके अंदर? इसी कैप्सिड के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये जो एंजाइम है ना, कौन से वाला? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा? वो यूज करेगा यहाँ से साइटोप्लाज्म ऑफ द ह्यूमन से उठा लेगा RNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट कह रहा हूँ, हाँ, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। अब वो बहुत हाई लेवल पे, उसको यहीं पे रख दो। लेकिन वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो क्या करेगा? वो हमारे पास इस दो स्ट्रैंड है, उनसे कोई एक स्ट्रैंड उठाएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? उसको कन्वर्ट कर देगा हमारे पास कम्प्लीमेंट्री DNA में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? कम्प्लीमेंट्री DNA में। अब ये एक स्ट्रैंड क्या है? RNA का। दूसरा स्ट्रैंड किसका है? कम्प्लीमेंट्री DNA का। ये RNA है और ये वाला कम्प्लीमेंट्री DNA है। फिर ये वाला जो DNA है ये खुद को दोबारा से क्या करेगा? दोबारा से ये हमारे पास एक और स्ट्रैंड बनाएगा कम्प्लीमेंट्री DNA का। तो जब कम्प्लीमेंट्री DNA के दो स्ट्रैंड बनेंगे तो वो आपस में डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? डबल स्ट्रैंडेड। ये एक स्ट्रैंड बन गया सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, कम्प्लीमेंट्री DNA। फिर वही दोबारा से दोबारा रेप्लिकेट हो गया, डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री DNA बना देगा। क्या बना देगा? डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री DNA बना देगा। उनमें से कोई एक स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री DNA है डबल स्ट्रैंडेड, वो बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे एक तो हमारे पास चौथा स्टेप क्या हुआ? चौथे स्टेप में हमारे पास हुई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हुई? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से कम्प्लीमेंट्री DNA बना। फिर वो कम्प्लीमेंट्री DNA दोबारा से रेप्लिकेट हो गए, क्या बना? दोबारा से इसकी रेप्लिकेशन हुई और दोबारा से रेप्लिकेशन के बाद डबल स्ट्रैंडेड कम्प्लीमेंट्री DNA बन गया। अब RNA की जगह क्या बना हुआ है? DNA। तो ये हमारा DNA बाहर आ जाता है, इसको मैं ग्रीन बना रहा हूँ। ये हमारे पास क्या था? DNA। ये हमारे पास क्या था? कम्प्लीमेंट्री DNA बन गया वायरस का। वायरस का क्या बन गया? कम्प्लीमेंट्री DNA। बाकी ये वाला जो RNA है या जो दूसरे वाला RNA है ये डिग्रेड हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप में क्या हो जाएगा? डिग्रेड, क्योंकि अब इस RNA की जरूरत नहीं है। वायरस की जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसने कम्प्लीमेंट्री DNA में कोड कर दिए, खुद मर गया। अब उसके बाद इसका काम होगा। तो बाकी जो RNA है या जो कैप्सिड प्रोटीन है, इसको राइबोन्यूक्लिक, क्या कह रहा हूँ, RNA एंजाइम जो है, जो RNA को काटने वाले राइबोजाइम्स हैं, वो क्या करेंगे? वो इस RNA को डिग्रेड कर देंगे। RNA को क्या कर देंगे? डिग्रेड कर देंगे। तो उसको हम डिग्रेडेशन स्टेप भी बोल सकते हैं। बाज़ दफा लिखा होता है, बाज़ दफा नहीं लिखा होता है। तो वो डिग्रेडेशन स्टेप में क्या होगा कि जो RNA है वो डिग्रेड हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री DNA हमारे पास बन गया। इस कम्प्लीमेंट्री DNA के बारे में थोड़ा सा देखो। ये कम्प्लीमेंट्री DNA जो है, अब ये बुक में ये चीजें नहीं एक्सप्लेन शुदा, तो अब भी हमें फिर क्वेश्चन उठते हैं कि यार ये कैसे अंदर चला कि ये हमारा सेल सोया हुआ था कि इतना बड़ा काम हो रहा है और हमारे सेल को पता ही नहीं चल रहा।
तो वो पता चल रहा है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एक तो डिटेक्शन ये थी कि इसके पास क्या थी, लिपिड बाइलेयर थी, तो हमारे सेल को लगा कि ये अपना ही बंदा है तो उसको अंदर आने दिया। एक तो ये बड़ी गलती कर बैठा। उसके बाद जब ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए बना तो ये सिर्फ डीएनए नहीं बनाएंगे, इसके साथ आरएनए के अंदर वो सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन जब कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है तो इसके अंदर सीक्वेंस होता है कि जो वायरस है, जो आरएनए एचआईवी है, इसके दोनों साइड पे, किस पे, दोनों साइड पे कुछ रिपीट्स है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस लगा दिए जाते हैं, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, या इसको इन शॉर्ट कहा जाता है एलटीआरस। क्या कहा जाता है, एलटीआरस। तो एक तो यहाँ पे ये एलटीआर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इसके दोनों तरफ होंगे एलटीआरस। क्या है, एलटीआरस है। तो अब ये एलटीआरस का काम क्या है, ये एलटीआरस का काम जब ये अंदर होगा तब इसका काम निकलेगा। दूसरा, इसके अंदर एक और कॉम्प्लेक्स है, इंजाइम का, प्रोटीन का एक और कॉम्प्लेक्स साथ बनता है जिसको बोलते हैं प्री इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स। प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स है, इसको इन शॉर्ट कहेंगे पीआईसी। तो पीआईसी जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे इनके साथ अटैच होगा और उनको रास्ता बताएगा कि भाई न्यूक्लियस कहाँ है, क्योंकि अब इसने न्यूक्लियस तक पहुंचना है, काम सारा न्यूक्लियस के अंदर ही होना है, न्यूक्लियस के अंदर ही इस डीएनए ने इंटीग्रेट करना है। लेकिन इंटीग्रेशन के लिए उस तक पहुंचने के लिए और बाकी इसमें कोई एंजाइम वगैरह आगे इसको खा ना जाए, उसके लिए होते हैं प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, जो कि इसकी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। प्रोटेक्शन के बाद जब ये एक बार न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो गया, न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो गया, तो फिर यही प्री इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए काटेगा हमारा। क्या करेगा, एक जगह से डीएनए काट देगा, एक जगह से डीएनए काटा, उसके बाद क्या होगा, अब हमारे डीएनए में कट पड़ गया, उसकी जगह ये जो एलटीआर है, ये एलटीआर जो है इंटीग्रेज एंजाइम साथ आ रहा है, वो इंटीग्रेज एंजाइम इस एलटीआर की दोनों साइड की, मतलब ये एलटीआर और ये एलटीआर, इसको इसके साथ क्या कर देगा, बाइंड कर देगा, इसके साथ क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। सो विद द हेल्प ऑफ एलटीआर ये जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री डीएनए था वायरस का, वो जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया। और वहां पे एंजाइम कौन सा यूज हुआ, इंटीग्रेज एंजाइम। इस इंटीग्रेज एंजाइम ने हमारे पास बेसिकली ये दोनों साइडों से हमारे जीनोम में इसको फिट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको बाइंड कर दिया परमानेंटली, ये हमारे जीनोम के अंदर आ गया। यहाँ पे आगे जब ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या फिर एचआईवी वो हमारे पास इंटीग्रेट कर जाए हमारे जीनोम में, मतलब टी सेल के जीनोम में, उस वक्त इस वायरस को कहेंगे प्रो वायरस। इसको क्या कहेंगे हम, प्रो वायरस। प्रो वायरस कब होता है, जब हमारे पास वायरस का जो कम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो इंटीग्रेट कर जाए, किसमें हमारे जीनोम में इंटीग्रेट कर जाए, उस वक्त इसको कहा जाता है प्रो वायरस। अब ये एज अ पार्ट ऑफ आवर जीनोम काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी हमारे पास पार्ट बन जाते हैं डीएनए सिंपल। और इस हम ह्यूमन के जीनोम को और वायरस के जीनोम को इंटीग्रेट करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स, कुछ सीक्वेंसेस है जो दोनों साइडों पे लगा दी जाती हैं और उससे डीएनए जो है वो उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, इसके इस तरफ एक रस्सी बांधो और इस तरफ भी एक रस्सी बांधो, बीच में हमारा ये डीएनए है। अब ये इसी रस्सी की मदद से इसको मैं कहीं और बांधूंगा ना, ये डायरेक्ट तो नहीं ना बंधेगा, तो इस रस्सी की मदद से या यहाँ पे मैं ग्लू चिपकाऊंगा, यहाँ पे ग्लू चिपकाऊंगा और इसके थ्रू वो वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यही काम यहाँ पे एलटीआर का होता है, एलटीआर दोनों साइड पे लग जाते हैं और इन एलटीआर की वजह से ही ये हमारे पास प्रो वायरस बन जाता है। अब प्रो वायरस बन गया तो यहाँ पे प्रो वायरस फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हमारे पास जो वायरस है, वायरस का जो जीनोम ये करेगा रेप्लिकेट। ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट इन द सेंस कि जब भी हमारा सेल रेप्लिकेट करता है अंदर इसका सेल भी रेप्लिकेट करेगा। ये बात। दूसरी बात कि अब ये क्योंकि डीएनए का ही पार्ट है तो ये हमारे पास हमारे सेल की जितनी भी मशीनरी है, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो, चाहे वो राइबोसोम्स हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स कह रहा हूं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी अपरेटस हो, जितनी भी मशीनरी है वहां की, वो सारों को यूज करेगा अपनी चीजें बनाने के लिए। कैसे कि बिल फर्स्ट देखो जरा, अब ये है ये, अब ये क्या करेगा, ये जो प्रो वायरस है ये हमारे बिलफर्ज, इसको कुछ प्रोटीन्स चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो प्रोटीन बनाने के लिए जैसे हमारे पास इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारी प्रोटीन्स बनाने के लिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को कैसे कोड करेगा कि इसके अंदर कोड तो है प्रोटीन का, ये हमारा जो मतलब जो टी सेल का होगा क्या आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम, वो उसको यूज करेगा और अपने डीएनए का बनाएगा मैसेंजर आरएनए। क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए आएगा बाहर, वो बाहर आएगा मैसेंजर आरएनए। जब बाहर आ जाएगा उसके अंदर काफी सारे प्रोटीन बनाने के कोड्स होंगे, प्रोटीन बनाने के
कोड्स होंगे। बिल फर्ज मैं कहता हूँ ये जो मैसेंजर आरएनए है वो गैग प्रिकर्सर प्रोटीन का कोड है। किसका? गैग। एक बात याद रखना, क्या है? जीनोम के अंदर कुछ क्लस्टर ऑफ जीन्स होते हैं जिसको कहेंगे गैग। किसके? एचआईवी के अंदर गैग प्रोटीन प्रिकर्सर, ये मतलब काफी सारी प्रोटीन्स होती है। तो उसका मैसेंजर आरएनए उन्होंने बना लिया। इस मैसेंजर आरएनए को जो हमारा ही राइबोसोम्स है वो उसको रीड करेगा, हमारे ही न्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे, हमारा ही हमारे पास ट्रांसलेशन सिस्टम यूज होगा और अब उससे राइबोसोम्स के बाद क्या बनेगी? एक लंबी सी क्या बन जाएगी? गैग प्रोटीन्स की एक पेप्टाइड बन जाएगी, एक रस्सी बन जाएगी गैग प्रोटीन्स की। क्या हो जाएगी? एक रस्सी बन जाएगी। ये भी बन गई। उसके बाद ब्रेकफास्ट मैं कहता हूँ ये रस्सी बन गई, इसको मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। ये जो रस्सी होगी, ये रस्सी में कई तरह के प्रोटीन्स हैं। इस रस्सी को मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, इसके अंदर कई तरह की प्रोटीन्स हैं। इसके अंदर हमारे पास कैप्सिड प्रोटीन्स भी हैं जो ये वाले स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स भी हैं जो ये इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अंदर हमारे मैट्रिक्स प्रोटीन्स भी हैं जो ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसके अंदर वो प्रोटीन्स में जिसको जीपी प्रोटीन्स बोलते हैं, जीपी कह रहा हूँ, P6 प्रोटीन्स बोलते हैं, जो कि इसको असेंबली में हेल्प आउट करेंगे। वो सारे प्रोटीन्स इसी एक पेप्टाइड के अंदर है। तो वो जो वायरस का प्रोटीज एंजाइम है, मैंने कहा इसका काम बाद में होगा, इसका काम है प्रोटीन को काटना। तो असल में ये प्रोटीन जो है वो अपने खास जगह पे इस प्रोटीन को काट देगा। इस प्रोटीन के पेप्टाइड को क्या कर देगा? काट देगा। ये एक हिस्सा है, इसको मैं कहूंगा ये कैप्सिड प्रोटीन है। ये क्या है हमारे पास? कैप्सिड प्रोटीन है, तो वो भी बन गया। ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं, तो वो भी बन गए। ये हमारे पास एक और पार्ट है जिसको हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स हैं, वो भी बन गए। और ये P6 प्रोटीन्स हैं, वो भी बन गए। तो ये सारे प्रोटीन्स गैग ही बना रहा होता है। सारे ये गैग प्रिकर्सर जो पूरा प्रोटीन आता है जिसमें कई तरह के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, तो वो प्रॉपर क्लीवेज के लिए कौन से एंजाइम यूज करेगा? प्रोटीएज एंजाइम। और ये सारे प्रोटीन्स बना लेगा। बिल फर्ज मैं इनको कहता हूँ कि ये सारे प्रोटीन्स यहाँ पे बन जाते हैं। वायरस के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो सारे यहाँ पे बन जाएंगे। इसके अलावा मैट्रिक्स प्रोटीन, ये सारी चीजें हो गई। अब इस वायरस को चाहिए जीनोम, बाकी प्रोटीन्स तो सारी हो गई। मतलब अगर उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए तो वो इसी तरीके से अपने एंजाइम पे बना लेगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि उसने बहुत सारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बना लिए, बहुत सारे इंटीग्रेज एंजाइम भी बना लिए, बहुत सारे हमारे पास प्रोटीज एंजाइम भी बना लिए। ये सारा कुछ हो गया, ये सारा कुछ हो गया। ये सारे उसके जितने भी रिक्वायर्ड हमारे पास चीजें थी, वायरल प्रोटीन जितने भी थी, चाहे वो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो, इंटीग्रेज हो, या फिर दूसरा क्या है इंटीग्रेज हो या फिर प्रोटीएज हो, वो सारे उसने प्रोटीन जो फंक्शनल प्रोटीन है एंजाइम्स वो भी बना लिए। तो उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसमें कैप्सिड प्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारी चीजें जो है ये बना लेगा। ये क्या कर लेगा? बना लेगा। अब बनाने के बाद क्या होगा? ये चीजें बना ली, अब इसको चाहिए ये वाला जीनोम। क्या चाहिए? ये वाला जीनोम। तो यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए जैसे बना रहा था, इसी तरीके से ये बना लेगा अपने लिए वो आरएनए के स्ट्रैंड भी बना लेगा पॉजिटिव सेंस। मैंने कहा कि पॉजिटिव सेंस ही हमारे पास मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम कर सकते हैं। तो उसने अपने बहुत सारे ये वाले जीनोम भी बना लिए सेल के अंदर, बहुत सारे हमारे पास ये प्रोटीन्स वगैरह जो भी उस वायरस को दोबारा बनाने के लिए चाहिए वो सारी चीज उसने बना ली। उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास ये जो जीपी प्रोटीन थे, कौन से वाले? GP160। यहाँ पे जो हमारे पास जीपी प्रोटीन्स बनेंगे वो बनेंगे GP160। मैंने कहा प्रिकर्सर प्रोटीन है GP160, वो बनेगा। तो वो जो GP160 है, अब इसको बिलफर्जी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसने बाद में मॉडिफाई होना है ट्रांसमेम्ब्रेन में और दूसरे में सर्विस यूनिट में। वो GP160 जो है वो इसके पास आना शुरू हो जाते हैं। ये जो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना हमारे सेल का, उसके पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ना शुरू कर देंगे। ऐसे क्या शुरू कर देंगे? जुड़ना शुरू कर देंगे। जुड़े उसके बाद फिर इसके बाद ये वाली जो मैट्रिक्स प्रोटीन है, मतलब इसको बता दिया जाता है कि तुम लोग फलानी जगह जाओ, जहां पर GP160 प्रोटीन जाएंगे तुम लोगों ने उधर जाना है, तो ये चले जाएंगे उधर। ये जो हमारे पास उसके बाद जो मैट्रिक्स प्रोटीन है वो इसके ऊपर जुड़ना शुरू कर देंगे। ऐसे इसके ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे? जुड़ना। और ये चीजें जुड़ती चले जाएंगे तो जो हमारा न्यूक्लियस, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो थोड़ा सा प्रोट्रूड होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा लटकना शुरू हो जाएगा। ऐसे क्या शुरू हो जाएगा? लटकना शुरू हो जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। ये आए, उसके बाद ये जो बाकी प्रोटीन्स थी वो भी आ गई इधर ही, वो जो हमारे जीनोम था वो भी आ गया, ये सब कुछ आ गया। और ये नीचे थोड़ा सा लटक जाता है, इसको बोलते हैं असेंबली साइट। इस जगह को क्या बोलेंगे? असेंबली साइट। और यहाँ पे ये सारी चीजें असेंबल हो रही हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? असेंबल। पहले तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई डिफरेंट प्रोटीन्स की जीनोम की, वो सारी फॉर्मेशन हुई, उसके बाद वो असेंबली साइट पे असेंबल होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इकट्ठे जब होंगे तो वो जो कैप्सिड प्रोटीन्स थी वो भी इधर आ जाएंगी। अभी कैप्सिड नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन ये सारी चीजें असेंबल हो गई। असेंबल होने के बाद ये लटक के अलग हो जाएंगी। मतलब ये जो वायर क्या था हमारे पास, होस्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना, उसी के अंदर काम होना शुरू हो जाएगा। फिर इसी से हमारे पास ये गोल फॉर्म में निकल जाएगा ये वाला स्ट्रक्चर। इसको कहेंगे हम, ये रिलीज हो गया प्रोसेस कौन सा हुआ?
रिलीज हो गया, इसको बोलेंगे इमेच्योर विरियन। इसको क्या बोलेंगे? इमेच्योर विरियन। अब बाज बुक्स में लिखा होता है कि यहाँ पे मेच्योर होके यहाँ से मेच्योर चीज बाहर निकलती है, नहीं भाई, यहाँ से मेच्योर चीज बाहर नहीं निकलती, यहाँ से इमेच्योर विरियन निकलता है। रिलीज के बाद इसकी मैच्योरेशन होती है, इसके बाद किसकी क्या होती है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होगा? जो जीपी 160 है वो प्रॉपर मैच्योर होगी, जीपी 120 और जीपी 41 में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये जो कैप्सिड जो जीनोम है वो अंदर आ जाएगा, न्यूक्लियोकैप्सिड वो जीनोम की गिर्द लिपट जाएगी, जो 3 एंजाइम है वो उस कैप्सिड के अंदर आ जाएंगे। कैप्सोमर जो है, जो कैप्सिड प्रोटीन है वो कैप्सिड बना देंगे, मैट्रिक्स प्रोटीन अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो अब इस तरह का असेंबली के बाद, रिलीज के बाद जब इस तरह का स्ट्रक्चर दोबारा बनता है वो बाहर बनता है सेल के, इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। इसको क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ पे रिलीज जो है, रिलीज किसके थ्रू हुआ? बडिंग के थ्रू हुआ, क्योंकि यहाँ पे बड सा बना, फिर वो बड पिंच ऑफ हुआ, उसके साइटोप्लाज्म अपने साथ ले आया और बडिंग हो गई। तो यहाँ पे रिलीज किसके थ्रू हुआ? बडिंग के थ्रू हुआ। बडिंग के थ्रू रिलीज होके मैच्योर हुए हमारे पास बाद में। असल में ये बाद में होते हैं, बाज बुक्स में ये कहते हैं कि जब ये हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, उसी वक्त मैच्योर होता है। तो वो बात भी ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली एक ही साथ हो रही होती है, ये नहीं कि पूरा इस तरह निकले उसके बाद, लेकिन ज्यादातर ये चीज निकलती है, उसके बाद उसमें मैच्योरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये बात तो यहाँ पे आके हमारे पास जो लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी है वो एंड हो गया, क्योंकि अब ये वायरस दोबारा इस तरह का वायरस बन गया, अब दोबारा ये सेल को इन्फेक्ट करने के लिए मैच्योर हुआ जाता है। ये हो गया, बड़े के थ्रू बाहर भी निकल आया। अब कोई पॉइंट जो हमने मिस कर दिया हो, आई थिंक कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि हमने इस टॉपिक में मिस कर दिया हो। अगर फिर भी लगे कि यार कोई पॉइंट मिस है या मैंने कोई चीज़ नहीं बताई, तो कमेंट सेक्शन तुम लोगों का अपना है, वहाँ पे कमेंट में बता दे, क्योंकि वो जो मेरे जहन में आ रहा होता है वही चीज़ें जो है मैं बता भी देता हूँ साथ साथ। लेकिन आई थिंक कोई पॉइंट हमसे मिस नहीं हुआ, तो यहाँ पे आके हमारे पास कंप्लीट हो जाता है लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी काफ़ी इजी था, स्ट्रक्चर अगर हमें वायरस का समझ आ गया तो फिर उसके लाइफ साइकिल कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहीं पे आके हम अपना लेक्चर एंड करेंगे। मुझे इजाज़त दो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।